हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था जैसे ही फॉलिन स्टार पवेलियन में हान क्लान का डेप्यूटी चीफ अपीयर होता है, वो फटाक से फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली को धमकाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो दोनों उसके फालतू के धमकाने से नहीं डरते। अब वो पिल टावर के एल्डर को भी धमकाने लगता है, लेकिन फर्स्ट एल्डर भी पीछे नहीं हटते, वो भी उसको टक्कर के जवाब देते हैं। अब आगे ये फालतू के बकवास को सुनने के बाद शोयान फटाक से हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी हॉल चीफ की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वो हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ बकवास करते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब कुछ टाइम के बाद फॉलिन स्टार पवेलियन से बाकी के तीनों फ्रैक्शंस अपने अपने फ्रैक्शन में लौट जाते हैं। उसके बाद मास्टर याओला शोयान को समझाते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के बारे में, और उसको हासिल करने के लिए शोयान को अब क्या क्या करना पड़ेगा। और एंड में मास्टर याओलाओ कहते हैं मेड्यूसा को भी इस टाइम के दौरान बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड करना होगा, जिसके चलते उसको 9 सेरेन स्प्रिंग को विजिट करना होगा, और तुम्हें वही 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर से 9 स्प्रिंग क्रिस्टल को हासिल करना होगा, जिसके चलते तुम इजीली डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर सको। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ये सारी बातों को सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इसी चीज को नोटिस करके मास्टर याओला शोयान को कहते हैं, शोयान अब तुम मुझे ये मत कहना कि सिर्फ तुमने डाओशेंग क्लास पर ब्रेक थ्रू कर दिया है तो तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को आसानी से सबड्यू कर पाओगे ये सोच रहे हो। ये सुनकर शोयान कहता है, क्या अब मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ के अनुसार हेवनली फ्लेम को भी स्पैलो करता हूँ तो भी मेरा स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली राइज नहीं होने वाला। लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं अपने अभी के स्ट्रेंथ के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू करना चाहता हूँ तो मेरे अभी की स्ट्रेंथ काफी नहीं है। ये सुनकर मास्टर याओला हल्की सी आवाज में स्टार्ट करते हैं कि हेवनली फ्लेम अपने अपने अलग अलग टेरिफाइंग इफेक्ट्स को पोसेस करते हैं। आखिर इसे डिवाइन ऑब्जेक्ट को सबड्यू करना इतना आसान कैसे हो सकता है? और जब तुम रिट्रीट पर गए थे तब मैंने कुछ एंशिएंट बुक्स को ध्यान से पढ़ा था, और उन बुक्स के अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड काफी न्यूज मौजूद थे, और उसके हिसाब से ये डेमन लोटस फ्लेम हर 1000 साल में अपीयर होता है, लेकिन अभी तक इसे कोई भी सबड्यू नहीं कर पाया है। तो तुम ये चीज को सुनने के बाद जान ही चुके होगे ये चीज कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। ये सुनकर शोयान बोलता है कि क्या ये तो हम सबको पता है, ये 1000 सालों के बाद अपीयर होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अपने तरफ बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको आज तक किसी ने भी सबड्यू नहीं किया है। और अगर वो सारे बिग पावरफुल एक्सपर्ट्स एंड में जाकर फेलियर हुए हैं तो फिर मैं डाओशेंग के इनिशियल स्टेज पर क्या ही उखाड़ लूंगा। अब इस चीज को समझने के बाद मास्टर याओला भी कहते हैं, शोयान अगर तुम सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू करना चाहते हो तो तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर होना होगा, और अब क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ डाओशेंग लेवल पर पहुंच चुका है, तुम्हें ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, ना ही तुम्हारा स्ट्रेंथ राइज होगा। और अगर तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाना है तो फिर तुम्हें टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स के बारे में रिसर्च करना ही होगा। ये सुनकर शोयान कहता है, तो क्या उस 9 सेरेन डीप स्प्रिंग के अंदर ऐसा कुछ चीज है जो कि मेरा हेल्प कर सकता है? ये सुनकर मास्टर याओला हाँ में अपने सर को हिलाते हैं, और वो सीधे के सीधे अपने स्पेस रिंग में से एक डार्क रेड कलर का स्क्रोल को शोयान के सामने अपीयर करते हैं। अब जैसे ही वो स्क्रोल सबके सामने आता है, उस स्क्रोल के अंदर से एक थंडर रिपल फैलने लगता है। अब मास्टर याओला उस स्क्रोल को सहलाते हुए बोलते हैं, इस टियर 9 मेडिसिनल फॉर्मूले को हासिल करने के लिए मुझे काफी हेवी प्राइस पे करना पड़ा था, और इसे कहा जाता है 9 स्प्रिंग येलो पिल। और जब तक तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू कर रहे होगे, तुम इसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होगा, जिसके चलते इसके अंदर के एक्सट्रीमली इनफोर्स धीरे धीरे करके डेमोनिक फ्लेम को वीक करता जाएगा, और ऐसे होने पर तुम्हें डेमोनिक
डेमोनिक फ्लेम को सबड्यू करने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन इस 9 येलो स्प्रिंग पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत है और वो इंग्रेडिएंट्स को कहा जाता है स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। और ये स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल सिर्फ उस स्प्रिंग के नीचे के हिस्से पर ही जन्म लेता है। इस वजह से बचे हुए 9 महीनों के अंदर तुम्हें 9 सेरिंग स्प्रिंग जाना ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के बाद ही तुम इस 9 स्प्रिंग पिल को रिफाइन कर पाओगे। और तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू करने का चांसेस ज्यादा हाई नहीं होने वाले। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान सोचने लगता है कि इसका मतलब ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही होगा और मेरे हाथों से ये डेमोनिक लोटस नहीं बच के जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो फेल हो जाता है तो फिर इस डेमोनिक फ्लेम का दोबारा अपीयर होने के लिए उसको 1000 साल वेट करना पड़ेगा। इसी टाइम पर शोयान अपने टीचर के हाथ से वो स्क्रोल को लेते हुए कहता है, हेवनली फ्लेम को स्पैलो करने के लिए प्रिपरेशन करना मेरे लिए काफी साल पहले हार्ड था, और जब मैं ग्रीन लोटस फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम को स्पैलो कर रहा था उस टाइम पर ही मैंने हेवनली फ्लेम के लिए प्रिपरेशन की थी। लेकिन उसके बाद से जो भी हेवनली फ्लेम मुझे मिला है मैंने उसे डायरेक्टली फॉलो कर दिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये पुराने स्टेप्स को मुझे फिर से परफॉर्म करना होगा। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि इस प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम को उस 3000 बर्निंग फ्लेम से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुम जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से उसका मौत इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस की बैक लैशेस के वजह से हुई थी। इस वजह से तुम्हें सतर्क रहना होगा। ये रूमर के बारे में जानकर शोयान एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि शोयान जानता था कि उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का स्ट्रेंथ कम से कम 9 स्टार डाओशेंग लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन जब उस लेवल का एक्सपर्ट भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के बैक लैशेस को नहीं सह पाया, तो फिर मेरा 1 स्टार डाओशेंग की स्ट्रेंथ कौन सी खेत की मूली है। तो अगर ऐसा है मुझे जल्द से जल्द ये पिल को रिफाइन करना ही होगा। अब वो अपने मास्टर को पूछता है, क्या ये 9 सेरिंग स्प्रिंग को 9 सेरिन डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव मैनेज करती है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, हाँ ये 9 सेरिंग स्प्रिंग अंडरग्राउंड में लोकेटेड है और वो जगह 9 सेरिन डीप ग्राउंड पाइथन के टेरिटोरी के अंदर ही आता है और वो लोग इसे अपना होली ग्राउंड मानते हैं। और कोई भी 9 सेरिन डीप ग्राउंड पाइथन का मेंबर जो कि एडवांस करने वाला होता है तो फिर वो एक बारी इस स्प्रिंग के अंदर डुबकी मारता है, क्योंकि इसमें सोक करने से उनका ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। बस नॉर्मल इंसानों के लिए बात ऐसी है कि इस 9 सेरिंग स्प्रिंग का पानी एक डार्क और चिल्ली एफिनिटी को रखता है, और जो भी स्नेक मैजिकल बीस्ट ऐसे एफिनिटी को पोजेस करते हैं उनके लिए ये शानदार ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन अगर मैं भी इस 9 सेरिन स्प्रिंग के अंदर चला जाता हूँ तो फिर इसकी कोल्ड एफिनिटी की वजह से मैं भी ज्यादा गहराई तक जा नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास 4 हेवनली फ्लेम्स हैं, और क्योंकि हेवनली फ्लेम्स तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होंगी तो तुम उस स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए 9 स्प्रिंग के डीपेस्ट पार्ट पर जा सकते हो। और वो जगह काइलिन के लिए भी शानदार जगह है, जहाँ पर एक 7 रंगों वाली हेवनली स्पॉलोइंग पाइथन को एक डिवाइन स्नेक बोला जाता है। वहीं पर अगर बात होती है 9 ग्रेड हेवन स्पॉलोइंग पाइथन की, तो उसका एग्जिस्टेंस सीधा एंशिएंट हेवन पाइथन किंग से कंपेरेबल है। और अगर काइलिन सच में इस 9 सेरिन स्प्रिंग के अंदर इवॉल्व हो पाती है बिना किसी डाउट के, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा राइज होने वाली है। और अगर काइलिन की ब्लड लाइन 9 कलर्ड हेवनली स्पॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो जाती है तो फिर वो जिस स्नेक फॉर्म में ट्रांसफर होगी वो पूरी माउंटेन रेस को ही डिवाउर कर पाएगी, और उसके लिए ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है। ये सुनकर शोयान कहता है, क्योंकि 9 सेरिन स्प्रिंग को
नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन मैनेज करती है तो वो लोग नेचुरली हमें एंटर करने से जरूर रोकेंगे, क्योंकि आखिरकार नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मैजिकल बीस्ट दुनिया की 3 ग्रेट ट्राइब में से एक है और उनके स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और उनके ट्राइब के अंदर मुझे जितना लगता है कुछ पीक लेवल के एक्सपर्ट्स तो होंगे ही, जिसके चलते मेरा और काइलिन का जर्नी बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं होने वाला। ये सुनकर मास्टर यावला हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारी जिस लेवल की स्ट्रेंथ है नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन में, ऐसे लोग बहुत कम है जिनके पास तुम्हें हराने की एबिलिटी हो। और ऐसे पावरफुल एग्जिस्टेंस अपने आप को हमेशा ही हाइड करके रखते हैं। अगर वो लोग तुम्हारे सामने अपेयर हो भी जाते हैं तो तुम इस स्पेशल टोकन को तोड़ सकते हो। और इस टाइम के दौरान मैं लगातार अनसेंस्टर हुईवान के साथ रहूंगा, जिसके चलते हमें जैसे ही तुम्हारे समनिंग का कॉल आएगा मैं तुरंत ही उन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुंचने का कोशिश करूंगा। और वैसे भी हमारे स्काई मेंशन अलायंस के अभी के स्ट्रेंथ के साथ हमें उस ट्राइब से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शोयान समझ जाता है कि उसके पास टाइम की काफी कमी है, तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग स्प्रिंग के लिए कल ही निकल जाएंगे, क्योंकि हम जितने ज्यादा टाइम को वेस्ट करेंगे वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपेयर होने का दिन उतना ज्यादा पास आता जाएगा। तो उससे पहले मुझे 9 स्प्रिंग पिल को रिफाइन करना ही होगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाता तो फिर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरे हाथ से दूर चला जाएगा और मैं इससे सबड्यू बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मास्टर यावला अपने सर को हाँ में हिलाते हुए हंस के बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस टाइम के दौरान मैं खुद ये अलायंस के मैटर को अच्छे से संभालूंगा। अब हमें सीधे अगले दिन का सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन मेड्यूसा, शोयान और क्वीन लिम फॉलिस्टर पवेलियन से बाहर आ जाते हैं और वो सीधे पहुँच जाते हैं बीस्ट रीजन पर। अब क्योंकि ये बीस्ट रीजन पर जाना शोयान के लिए पहली बार नहीं है, तो वो आधे दिन के अंदर बीस्ट रीजन के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद शोयान का पूरा ग्रुप फटाक से नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोकेशन पर जाने लगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है ये नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन के ट्राइब में इतने सारे लोग हैं कि इसे एक सबसे बड़े क्लैन का पोजीशन हम दे सकते हैं। लेकिन ट्राइब का इतना सारा मेंबर्स होने की वजह से इनके ब्लड लाइन पूरे तरीके से इम्प्योर हो चुका है। और कुछ नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन के एल्डर्स के हिसाब से अगर इनकी रिप्रोडक्शन इतना ही बढ़ता रहा तो फिर नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन के ब्लड लाइन अगले 100 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगी। और उस टाइम पर ये नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन की मैजिकल बिस्ट नॉर्मल ऑर्डिनरी मैजिकल बिस्ट की तरह बन के रह जाएगा। और वैसे भी इनके पास अपना ब्लड लाइन का कोई सप्लीमेंट नहीं होता, और जिस तरीके से ये अपने मेंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं उस हिसाब से इनका ब्लड लाइन का एग्जॉस्ट होना वो बस मैटर ऑफ टाइम की बात है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शोयान नाइन सरिन डीप ग्राउंड पाइथन की सारे डिफेंसेस को तोड़कर अंदर जा चुका है। तोड़ के इन द सेंस किसी को कुछ भनक तक नहीं होता कि शोयान उनके सामने से चला गया है, क्योंकि शोयान का स्ट्रेंथ ही इतना टेरिफाइंग है। अब शोयान अभी के लिए अपनी टीम को लेके प्रेजेंट होता है एक बड़े से माउंटेन के ऊपर, लेकिन इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है कि कुछ लोग अचानक से और एक पहाड़ पर अपीयर होते हैं। तो उनको देखकर शोयान कहता है ये लोग तो एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मेंबर्स लग रहे हैं। अब शोयान सोचने लगता है कि क्या इन सबको जियान ने भेजा है, लेकिन इस टाइम पर तो वो अपने बाकी के 3 ग्रेट ड्रैगन किंग को संभाल रही होगी और उनके मैटर को कॉम्प्रोमाइज कर रही होगी। अब शोयान ये भी सोचता है एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब और ये पाइथन के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये लोग यहाँ पर इन लोगों के साथ मिलने के लिए क्यों आए हैं। अब तुरंत ही शोयान अपने एक स्पेशल फ्लक्चुएशन को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिसके चलते उसको उसके आसपास के सारे छोटे छोटे चीजों का भी साउंड आने लगता है। इसी टाइम पर वो उस एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के उन तीनों बंदों के मुंह से सुनता है ड्रैगन किंग डिस्पैच। अब ये सुनते ही शोयान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नेचुरली अभी के लिए एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब आइलैंड 4 भागों में बंट चुका
चुका है और अगर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को छोड़ दिया जाए जिसे जियान ऑक्यूपाई करती है तो बाकी के 3 आइलैंड अलग अलग 3 ड्रैगन किंग्स के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं और ये ड्रैगन किंग वाला टाइटल सिर्फ उन तीनों बाकी के लीडर्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान जान जाता है ये तीनों पक्का जियान के तरफ से नहीं आए हैं बल्कि ये बाकी के 3 अलायंस के मेंबर्स हैं। वहाँ से लौटने के बाद शोयान को कोई भी एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब का न्यूज नहीं मिला था क्योंकि वो आइलैंड एक अलग ही स्पेस में एग्जिस्ट करती है। तो उसके अंदर चाहे कैसी भी और कितनी बड़ी बैटल क्यों ना आ जाए वहाँ की खबर सेंट्रल प्लेस में फैलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो शायद एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के अलावा किसी और को पता नहीं होगा उन लोगों के बीच में आपस में ही एक सिविल वॉर चल रहा है। अब शोयान कहता है तो अब मुझे पता करना होगा ये सारे लोग कौन से ड्रैगन आइलैंड से आए हैं और मुझे तो लगता है बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड किंग अपने अपने बीच में कोई तो एक स्कीम को पका रहे हैं क्योंकि इतने सालों के बाद जियान सक्सेसफुली अपनी रिट्रीट से बाहर आ चुकी होगी और ट्रेनिंग स्टेट से बाहर आने के बाद उसे एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के सारे मामलों को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर उसे ये सिविल वॉर को रिजॉल्व करना है तो उसे जैसे तैसे करके अपने बाकी के तीनों आइलैंड को अपने साथ मिलवाना होगा और ऐसा करने के लिए बाकी के तीनों ड्रैगन के आइलैंड किंग को खत्म करना जरूरी है। हालांकि अभी के लिए शोयान को पता नहीं होता ये तीनों ड्रैगन किंग के पावर्स किस लेवल पर हैं, लेकिन बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि वो सब लोग कम से कम डाओशेंग लेवल पर अपग्रेड कर चुके होंगे। अब शोयान मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है लगता है मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मुझे एम्टीरियल में एंटर करके अभी के सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। और भले ही ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन जियान ऑब्टेन करने के बाद जियान की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक तरीके से राइज हो चुकी हो, लेकिन ये तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मुझे अब जैसे तैसे करके वहाँ पर जाके उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। और तो और अगर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब फिर से यूनाइटेड हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ दोबारा से खतरनाक लेवल पर पहुंच जाएगी। और जैसा मेरा और जियान का बीच का रिलेशन है वो एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को अपनी अलायंस में ज्वाइन करवा सकती है। और उस टाइम पर हॉल ऑफ सोल की तो बात ही छोड़ो, कहीं ना कहीं वो हान क्लान की बंदे भी स्काई मेंशन अलायंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और इधर शोयान देखता है कि वो जो एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के कुछ लीडर्स आए थे वो पाइथन्स के साथ बात करते रहते हैं। उसके बाद वो सब आगे के रास्ते को खोल देते हैं जिसके चलते एंशिएंट ड्रैगन बॉय के मेंबर्स अंदर एंटर कर जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान कहता है यूजुअली एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब बाकी के मैजिकल बीस्ट को कुछ भी नहीं समझता, तो फिर ग्रेट ड्रैगन किंग अपने इतने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर क्यों भेजे हैं। इसी टाइम पर शोयान अपने हाथों को वेव करता है तो एक स्पेशल फोर्स मेड्यूसा और क्विंगलिंग को छुपा देती है। सीन चेंज होकर आता है वो तीनों एंशिएंट ड्रैगन बॉय से आए हुए बंदों के ऊपर और उन तीनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो लोग काफी स्पीडली आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सब की फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। अब इसी टाइम पर उन एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के एक मेंबर कहता है कमांडर चिन क्या अब ये 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर ये लोग हमारी हेल्प करते हैं हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को पूरे तरीके से हरा सकते हैं, जिसके चलते ये बैटल हमारे हाथ में आ जाएगा। अब सामने से एल्डर चिन बोलता है मुझे जितना लगता है हम लोग इस टाइम पर सक्सेसफुल जरूर होंगे, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के पास एंशिएंट हेवन सर्पेंट का ब्लड एसेंस है और ये 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब अपनी ब्लड लाइन को रिस्टोर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जब इस तरीके से बेनिफिट्स उनके सामने हो तो नेचुरल सी बात है वो लोग हमें रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब सामने से जो इंसान क्वेश्चन पूछ रहा था वो दोबारा से कुछ टाइम तक हेजिटेट करने के बाद बोलता है लेकिन अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास ड्रैगन एम्परर है और एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के अंदर ब्लड लाइन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और जैसे किसी ट्राइब मेंबर को मालूम पड़ता है कि सामने खड़ा व्यक्ति एंशिएंट ड्रैगन बॉय की रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता है, उसके घुटने अपने आप ही नीचे
नीचे झुक जाएंगे। ये सुनकर वो एल्डर चिन अपने आईब्रोज को नीट करते हुए बोलता है, अभी के लिए ये सारे चीजों के बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है और आखिरकार सच्चाई के बारे में कौन ही जानता है। और वैसे भी हमारे ड्रैगन किंग के पास जेन्युइन रॉयल ब्लड लाइन है और अभी के लिए हमें बस उनका ऑर्डर्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब वो तीनों जस्ट अपनी स्पीड को बढ़ाने ही वाले होते हैं। उनके सामने एक बंदा अपीयर होता है। अब ये बंदा आखिर है कौन और ये एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के सामने क्यों अपीयर हुआ है, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन अभी के अभी अगर आपको नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय करना है तो आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है और 12 घंटे के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं रोज दो वीडियो डालती हूँ, एक सुबह के 8 बजे, दूसरा रात के 8 बजे। लेकिन अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा एंसियस हो रहे हो आगे के पार्ट को जानने के लिए तो आप मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके चलते आपका भी हेल्प हो और मेरी भी। तो चलो गाइस, लेकिन अभी के लिए आज का पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।